हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया है, उसमें एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप सभी के लिए कि अब 4 ऑप्शन के बदले आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और साथ ही साथ उसमें नेगेटिव मार्क भी आपके सामने रहने वाला है। तो आप कैसे परीक्षा में काफी दृढ़ तरीके से अपने क्वेश्चनों को बना सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपके सामने दिखाते हैं कि कैसे जीके, जीएस और बिहार स्पेशल के प्रश्न बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। ऐसे मेरे पास ये जो वीडियो है, ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक उसको आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि आपसे कैसे बीपीएससी जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न कुछ हल्के होने की संभावना है और माने गए हैं कि प्रश्न कुछ टफ भी होंगे, तो सारे कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो मेरे पास इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। आपके सामने ऑप्शन 5 देखने को मिल सकता है, यहां देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10 और पांचवा ऑप्शन रहने वाला है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर आपको सटीक जानकारी होगी प्रश्नों की, तो आप तो जानकारी एकदम स्पष्ट रूप से मार पाइएगा या बता पाइएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और ऐसे ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। ऐसे बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अर्थात भारत में समुद्र के किनारे जो राज्य हैं उनकी संख्या टोटल 9 है। आइए इसके बाद देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। कैसे कैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन है आपको ये भी कमेंट में बताने का प्रयास करना है। तो मेरे साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में एल्ब्रूरी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो किसके भीतर मौजूद होती है। आपको आपके सामने ऑप्शन है, फेफड़ा के भीतर मौजूद होती है, गुर्दा के भीतर होती है, लीवर के भीतर होता है या फिर दिल के अंदर होता है। और पांचवा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेरे साथियों, इसका सही जवाब हम बताएंगे कि एल्बुरिनी गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है जो पंपिंग करते रहता है वो फेफड़ा में होता है। ऑप्शन 1 जो होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों, इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है। सारे प्रश्न कवर करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाइएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए काफी अच्छे तरीके से इसको देखिएगा क्योंकि इसमें आपको असत्य बताना है। ऑप्शन देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि काटी गई फसल के भूसे से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है या थ्रेसिंग कहते हैं उसे। तीसरे ऑप्शन में है फल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों है कि उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। या पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। माना जा रहा है कि हल्के क्वेश्चन होंगे और थोड़े से बड़े पैमाने पर बना के उसे कंफ्यूज करने का प्रयास भी आपसे करेगा। तो अगर पांचों ऑप्शन को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको इसमें असत्य बताना है कि गलत ऑप्शन कौन सा है। तो मेरे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहते हैं। निराई काटने क्रिया को नहीं कहते हैं, बल्कि निराई जो क्रिया होती है उसे काट के उसके फल को अलग करने की क्रिया को कहा जाता है। इसलिए इसमें असत्य जो होगा ये हो जाएगा तीसरा और ये मेरे प्रश्न का आंसर भी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 3। चलिए साथियों, इसके बाद आगे आते हैं और आगे प्रश्न को देखते हैं नंबर 4 में। प्रश्न है मेरे साथियों कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। मानचित्र और लेखा कौन बनाता है। ऑप्शन 4 मिले, सॉरी ऑप्शन 5 मिलेंगे। रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कार्टोग्राफर, कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। तो मेरे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्टोग्राफर अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 के साथ
यहां बढ़ेंगे आगे। ऐसे ये ऑप्शन हो सकता है कि ए बी सी डी करके दे आप लोग के सामने, तो एक दो भी अगर आपके सामने है तो आप समझ जाइएगा, ऑप्शन ए बी सी डी के माध्यम में भी हो सकता है। पांचवा देखेंगे। पांचवा प्रश्न मेरे साथियों है कि मलेरिया विनाशक कुनैन, रिक्त स्थान है यहां पर, वृक्ष से मिलता है। तो मतलब बताना आपको यह है कि मलेरिया विनाशक कुनैन जो है वो किस वृक्ष से मिलता है। आपके सामने मेरे साथियों पहला ऑप्शन देख लीजिए है सिनकोना, रबर, हिबिस्कस या फिर एलोवेरा। और पांचवा ऑप्शन आपके सामने हमेशा जैसे रह रहा है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो अगर आपको जानकारी होगा कि मलेरिया विनाशक जो कुनैन होता है मेरे साथियों, ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिनकोना के पौधे में। मेरे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि दिख रहा होगा नंबर 6 में। छठा प्रश्न देखिए, और अगर आपको इसका जवाब पता हो तो जरूर बताने का प्रयास कीजिए। आपको प्रश्न कैसा लग रहा है यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न क्या है, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार से, पहले कूट को पढ़ लीजिए। एक कूट नंबर में आपके सामने है, देख लीजिए। पहला, गतिशील पवन वायु कहलाती है, माना जा सकता है। अब आगे पढ़िए और बताइए इसको। वायु गर्म होने पर फैलती है। और तीसरा और सी ऑप्शन के तहत या सी जो आपके सामने है कूट, वो दिया गया है कि वायु केवल कम वायुमंडलीय वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं ये तीनों ऑप्शन, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। यहां देख लीजिए, उसके लिए कूट दिया हुआ है। आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा ए और बी, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, केवल बी सही है, या मेरे साथियों केवल सी सही है। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपको ए और बी, मतलब पहला जो लाइन है और दूसरा जो भाग है, ये सही है। क्यों? क्योंकि तीसरा वाला जो आपके सामने दिख रहा है कि केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, तो ऐसा नहीं है। वायु जो है अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में भी क्रॉस करती है। तो मेरे साथियों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ए और बी दोनों। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे साथियों, जो कि आपके सामने है 7वें नंबर में। प्रश्न क्या है कि घट पड़ने या इसे कह सकते हैं पीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं। आप जानते होंगे कि जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह स्वयं पोषी होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट होता है जिसका नाम है पीचर प्लांट, वो विषम पोषी होता है। तो क्यों ऐसा होता है, आपके सामने ये 5 ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे साथियों कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा है उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। तीसरा है उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है मेरे साथी। या फिर चौथा है उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। और हमेशा की तरफ पांचवा और अंतिम जो ऑप्शन होता है वह है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम आपको बता दें कि पीचर प्लांट जो होता है विषमपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? उन्हें क्लोरोफिल नहीं मिलता है। और क्लोरोफिल के साथ साथ उन्हें मृदा से नाइट्रोजन भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम कहेंगे इसका 1 और 3 ये दोनों के दोनों सही हैं। तो मेरा यहां सही जवाब देने का प्रक्रिया होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि एक से अधिक यहां पर सवाल का जवाब मिल रहा है, इसलिए मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा लास्ट वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर 5। आइए इसके बाद देखते हैं साथी मेरे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न का जवाब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे किया गया है। आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट में जरूर हमें अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत शब्दों से हमें धन्यवाद देंगे। अगला प्रश्न मेरे साथियों ये रहा आपके सामने 8वां नंबर। बताना क्या है, चगंपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ये चगंपा जो है वो पठित पाठक पुस्तक से, एससीईआरटी जो पुस्तक है उससे लिया गया है। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो इसके सवाल का जवाब जानते होंगे, या नहीं तो देखिए हम आपको इसका सही जवाब बताने की कोशिश करते हैं।
प्रश्न के में ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है मेरे साथियों कि चागवा घुमंतु लोग हैं। दूसरा है बकरियां ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा ऑप्शन मेरे साथियों है यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। चौथा ऑप्शन मेरे साथियों है कि जापान की खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। और पांचवा ऑप्शन हमेशा की तरह मिला है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर आपको जवाब पता होगा तो दम स्पष्ट पता कर लेंगे, और नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो यह भी ध्यान रखना है कि बीपीएससी में कुछ प्रश्नों को ध्यानपूर्वक छोड़ना भी होता है। यह नियम नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे छोड़ना ही सबसे बुद्धिमानी मानी जाती है। ऐसे में इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। चागंपा क्या है? तो एक जनजाति है जो एक जगह टिक कर रहती है, वो दूसरे जगह निर्वाह नहीं करती है। आइए मेरे साथियों, इसके बाद देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? थोड़ा सा प्रश्नों को हम तेज करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? आपके सामने ऑप्शन है। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन, इसका जवाब तो हमें लगता है सबको पता होगा। ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, नेपाल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेरे साथी सबको ही जानते हैं कि बिहार राज्य से सीमा से नेपाल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 जो होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है मेरे साथियों कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर उत्तराखंड के किस जिले में है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर जो है उत्तराखंड में तो है। एक तो प्रश्न यहां से मिल गया आपको कि यह माउंटेनियर जो है कहां किस राज्य में है। राज्य पूछ दे तो हमें एक लाइन में जवाब देना है उत्तराखंड। लेकिन अगर यह पूछ दे कि उत्तराखंड के किस जिले में है तो आपके सामने ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है उत्तरकाशी और चौथा ऑप्शन है मेरे साथियों रानीखेत। पांचवा हमेशा की तरह इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए मेरे साथियों 11 नंबर का जवाब दीजिए अगर आपको पता हो तो। 11 नंबर है कि प्राचीन काल में नाथुल्ला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? नाथुल्ला एक काफी प्रचलित एक रास्ता के रूप में है, तो उसे किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन मिलेंगे सिल्क मार्ग, पहाड़ी मार्ग, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने है नाथू दर्रा। और पांचवा हमेशा की तरह तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब मेरे साथियों हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों, मतलब 3 के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न मेरे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपको दिखता होगा नंबर 12 में। 12 देखिए ध्यान से, ग्रेंड ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम महत्वपूर्ण। आप इसके लिए डबल स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगाइए इसको। अगर आप चाहते हैं तो इसे कॉपी में नोट भी कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा पूछता है और पूछ भी सकता है। ऑप्शन क्या मिलेंगे मेरे साथियों? तो पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और पांचवा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो मेरे साथियों सबसे वृद्ध जो व्यक्ति थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो काफी योगदान दिए थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। अर्थात इस प्रश्न का मेरे साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो प्रश्न है मेरे साथियों कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। नीचे 4-5 ऑप्शन देंगे और उसमें खरपतवार के बारे में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन आपके साथियों है मेरे पास कि खरपतवार बिना वह अपने ही आप खेतों में उगाते हैं। पहला देख लीजिए, यह सही है कि गलती, आपको डिसाइड करना है। इसके बाद देखिए, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। तीसरा ऑप्शन मेरे साथियों कि खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है। चौथा ऑप्शन है खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित करते हैं और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो मेरे साथियों, अगर इसका सवाल का जवाब हम लोग जानना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब मेरे पास हो जाएगा पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि इसमें एक से अधिक, जैसे खरपतवार बिना अपने आप ही उग पाते हैं, ये सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। नहीं निकालेंगे तो जो फसल आप बोए हुए हैं वो आपका फसल नहीं होगा और सारी फसल को बर्बाद कर देगा। तीसरा, खरपतवार फसल के जो खाद पानी होता है उसका उपयोग तो करता ही है, तीसरा भी सही है। और मेरे साथियों, चौथा प्रश्न भी सही है। चलिए अगला प्रश्न मेरे साथियों, जो कि आपके सामने है नंबर 14 में। 14 देखिए, 14 आपके सामने है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा के दृष्टि से इसमें से क्या सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपके सामने कह दिया नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो आप जरूर देखेंगे कि नहीं है, नहीं वाले पॉइंट को आप जरूर समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप एकदम गलती करके आइएगा। चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। कपड़े में आग अगर पकड़ ले तो मेरे साथियों इसका सही जवाब देखते हैं। आप जहां हैं वहीं रुक जाएंगे, पहला ऑप्शन। आगे पढ़ लेते हैं। फर्श पर लेट जाएंगे, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़केंगे, ऐसा ऑप्शन है। लोड करेंगे नहीं, लुढ़केंगे है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, और इनमें से सभी। तो देखिए अगर आप लोग ये तीन बातों पर, पहला जो तीन ऑप्शन आपके सामने है इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है कि चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, ये ऑप्शन मेरे साथियों नहीं होना चाहिए। क्योंकि आग अगर कपड़ों में लग जाएगी तो आप चारों तरफ दौड़ेंगे थोड़े ना, इससे क्या होगा कि आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 4। देखिए इस बार बीपीएससी इसी प्रकार का प्रश्न पूछने की संभावना रखी गई है, और उम्मीद करते हैं आपको काफी ज्यादा प्रश्न समझ में आता होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है। पहले कूट देख लीजिए, 4 कूट यहां पर इस बार दिया हुआ है। पहला कूट है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। दूसरा है ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिले। तीसरा जो हमारा कूट है मेरे साथियों, वो है ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाए। और चौथा मेरे साथियों है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। अब देखिए ये जो है, ये राज्य द्वारा संचालित स्कूल के लिए कूट पूछा है। आपके सामने ऑप्शन रखा है यहां पर। ऑप्शन में ध्यान से देखिए कौन कौन सा, ये ए और सी, बी, सी, ए, डी, और इनमें से अधिक या एक से अधिक। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, तो ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। स्कूल तो इसीलिए ना खोले जाते हैं कि सारे बच्चे पढ़ सकें। तो ए वाला तो पहला एकदम सही है। और अगर आप लोग देखे हैं तो इसमें कहा है कि कुछ समुदाय के लोगों को पढ़ने का मौका मिले, तो गलत है। समुदाय के लिए थोड़े ना स्कूल खुलता है, ये तो सारे लोग के लिए होता है। फिर इसके बाद है गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को पढ़ने के लिए, एकदम ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे बच्चे अमीर गरीब सब पढ़ सकते हैं। और चौथा जो आपके सामने है डी ऑप्शन में या डी भाग में, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ सीखने को मौका मिले, तो मेरे साथी ये भी सही होगा। तो यहां सही कौन सा होगा? ए और डी। इसलिए मेरा प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि है 16 नंबर में। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन 5 है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो अगर इस प्रश्न का सही जवाब जानेंगे तो दार्जिलिंग मेरे साथियों है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चलिए 17, कुछ आसान प्रश्न का सिलेक्शन भी आपके सामने किया गया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि बीपीएससी आपका एग्जामिनेशन कैसे लेने वाला है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो आपको एकदम पता ही होना चाहिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह जी। और ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है। मतलब इस प्रश्न का मेरा साथी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का 18 नंबर, कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी, ये भी आपको एकदम पता होना चाहिए, ये राजगीर थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा 18 का हम कहेंगे ए जवाब एकदम करेक्ट होगा।
19 देखिए, 19 आपसे पूछा गया है कि बढ़ई का काम मुख्यतः क्या संबंधित होता है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। बढ़ई के बारे में जानते होंगे तो बढ़ई का काम लकड़ी से संबंधित होता है। लकड़ी के फर्नीचर, कुर्सी, बेंच यही बनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा लकड़ी से। 19 का सही जवाब होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखिए 20 नंबर। 20 नंबर मेरे साथियों क्या है, तो 20 नंबर प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है। अगर आप लोग पृथ्वी के बारे में जानते होंगे तो पृथ्वी अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर गोल है तो ऊपर के 23.5 डिग्री, चूंकि मध्य वाला जो लाइन है इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री ऊपर वाला जो लाइन होता है मेरे साथियों ये कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। और नीचे 23.5 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद 21 को देखते हैं। 21 प्रश्न मेरे साथियों आपके सामने है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है। मतलब बताना आपको यह है कि कौन ऐसा है जो पानी के साथ घुल जाता है। चौक पाउडर घुलेगा नहीं, तेल घुलेगा नहीं, नमक हाँ यही घुल जाएगा, और बालू तो घुलेगा ही नहीं मेरे साथियों। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सी। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरे साथियों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न 22 क्या है मेरे साथियों, तो फूली हुई पूरी, पूरी भी आप कहते हैं बहुत जगह पर, तो यहां पर हम आपके सामने वर्ड लिए हैं क्या, पूरी, तेल में तैरती है। जब देखे होंगे अगर पूरी जो होता है या पूरी जो होता है आप जो खाते हैं वो तेल में जब उसे छाना जाता है तो तैरने लगता है। इसके पीछे का कारण बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आटा तेल से हल्का होता है, पूरी में हवा भर जाती है या भरी होती है, पूरी में वाष्प भरा होता है, पूरी में तेल भर जाता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे इस 62 का राइट आंसर होगा पूरी में वाष्प भरा होता है, अर्थात ऑप्शन 3 जो होगा सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरे साथियों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 क्या है मेरे साथियों, तो प्रश्न 23 है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा, थोड़ा सा देख लीजिएगा उष्मा थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, आपका उष्मा जो होता है वो इस प्रकार से मेरे साथियों लिखा जाता है। उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके कहने का मतलब को प्रश्न का है कि अगर प्लास्टिक को एक बार ढाल दिया गया तो पुनः उष्मा देके उसे पिघलाया नहीं जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है ऑप्शन थर्मोसेंट्रिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रियॉन प्लास्टिक, नाइलॉन प्लास्टिक, या मेरे साथी पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोसेंट्रिंग प्लास्टिक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है अगर इसे एक बार आप ढाल दिए तो दोबारा आप इसे पिघला नहीं सकते हैं या फिर दूसरी भाग इसे बना नहीं सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरे साथियों नंबर 24। 24 क्या है प्रश्न वो देखिए, तो 24 प्रश्न है मेरे साथियों कि एक मनुष्य दीवार पर लगातार, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ 24 क्या है, एक मनुष्य दीवार पर लगातार उसे भी स्थापित करने में असमर्थ रहता है। एक मनुष्य जो है मान लीजिए एक दीवार पर लगातार बल लगाता है और बल लगा के बल ये वहां पर छूटा हुआ है, बल स्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है। मतलब एक मनुष्य जो है दीवार पर बल लगाता है और उसे स्थापित करने में, दीवार जो होता है चूंकि ढहता नहीं है, दीवार पर बल लगाने में असमर्थ हो जाता है, ये सवाल का मतलब है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है देख लीजिएगा। तब वो क्या करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता, महत्तम धनात्मक कार्य करता है, या फिर वही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेरे साथियों इतना तो आपको पता होगा कि जब किसी वस्तु में आप विस्थापन करेंगे अर्थात वस्तु को विस्थापित करेंगे तभी कार्य होता है। इतना तो आपको सबसे अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि विस्थापन की क्रिया नहीं करेंगे तो कार्य जो होगा वो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर W आपके सामने होगा तो W तब होगा जब F और S रहेगा। तो F और S का मतलब है कि बल और विस्थापन।
तो बल ही लगाया और वस्तु विस्थापन नहीं हो गया, तो इसका मतलब किया गया कार्य जो है शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन 3 के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 25। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, आपको यह बताना है। ऐसे सवाल का जवाब आपको अगर पता है तो जरूर कमेंट में बताइए। हम उम्मीद करेंगे कि इन सवालों का जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, पोलियो टीका, बीसीजी, डीपीटी, डीडी या इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो जब हमें टीबी हो जाता है, टीबी को हम लोग यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग को जो टीका लगाना पड़ता है मेरे साथियों, वो बीसीजी का टीका लगाना पड़ता है। ऑप्शन 2 जो होगा इस प्रश्न का मेरे साथियों एकदम सही जवाब होगा। हम प्रश्नों को सही जवाब देने का प्रयास किए हैं और ये वीडियो केवल आपके अभ्यास के लिए है, न कि आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बीपीएससी पूछा जा सकता है। 26 देखिए, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट देखिए 4 गो आपके सामने उसके कूट भाग हैं। पहला कूट क्या है दिया हुआ, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित, थोड़ा सा देख लीजिएगा, संदूषित मतलब प्रदूषित है। प्रदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है, मतलब विष में बदल जाता है, ये इसके कहने का मतलब है। दूसरा ऑप्शन है कि तेज धूप में रखे ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तीसरा है तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। और मेरे पास चौथा जो आपके सामने वक्तव्य है मेरे साथियों, वो है कि जीवाणु की प्रीति रोकने के लिए, मतलब जीवाणुओं को रोकने के लिए मांस या मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। तो अगर इसमें से हम लोग सही कथन का चयन करेंगे तो सही कथन में देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन से खाद्य होता है वो विषाक्त हो जाता है। मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर भोजन में लग जाएं तो भोजन तो खराब हो जाएगा ना, ये तो साफ पता चलता है। इसका मतलब पहला तो सही है। ये तेज धूप में रखे ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं, तेज धूप में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैलते नहीं हैं। चलिए इसके बाद तेल और सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, ये भी गलत है। तेल और सिरके में जीवाणु जो होते नहीं रखते हैं, इसलिए अचार जो होता है वो तेल में ही रक्षित या कह सकते हैं सुरक्षित रखा जाता है। और चौथा देखिए, चौथा कूट क्या है इसका, तो जीवाणु की प्रीति रोकने के लिए, मतलब जीवाणुओं का जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो ये भी सही होगा मेरे साथी। तो इसका मतलब कि सही हो गया ए और डी। तो इसका हम कहेंगे चौथा जो प्रश्न होगा मेरे साथियों एकदम सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं साथियों 27 नंबर। 27 क्या है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो जनजोई जो जाति है वो राजस्थान में निवास करती है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आपको पता होगा कि जो भील जनजाति है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरे साथियों जो कि आपके सामने है नंबर 28। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए राज्य पूछ दिया है, ऐसे आपको यह पता होगा कि मासिन राम जो होता है वहां सबसे ज्यादा हमारे देश में वर्षा होती है, लेकिन आपको यह बताना है कि उस राज्य का नाम क्या है। तो मेरे साथियों उस राज्य का जो नाम होगा वो नाम होगा मेघालय, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मासिन नाम जो है वो मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे साथियों है नंबर 29 में। प्रश्न क्या है कि दक्कन का पठार कहां स्थित है? दक्कन का पठार मेरे सामने कहां स्थित है मेरे साथियों, ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान। देखिए ऐसे ऐसे 5 ऑप्शन भी आपके सामने दिए जा सकते हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और आपको जवाब देना है। और तो बता दें कि दक्कन का जो पठार है मेरे साथियों ये भारत में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे साथियों इसके बाद 30वां प्रश्न आ गया है। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। फिर से एक बार कूट है कि किस कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपके सामने है, तो कूट अगर देखते हैं तो पहला कूट देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे की किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो इसे
फसल कहते हैं। ये सही बात है, क्योंकि फसल में अगर गेहूं का फसल है तो सारे गेहूं होते हैं, धान का फसल है तो सारे जो पौधे होते हैं वो धान के होते हैं। ये तो एकदम सही है। दूसरा, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि पहला और दूसरा तो एक दूसरे से मिलता जुलता है। तीसरा देखिए, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोए जाता उसे रबी फसल कहते हैं। एकदम बिल्कुल गलत। ये ठंडे के मौसम में, जाड़े के मौसम में बोया जाता है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो होती है खरीफ होती है। एकदम ये भी गलत है, क्योंकि शीत ऋतु में जो होता है वो रबी फसल उगाया जाता है। और जाए जो ये चूंकि माफ कीजिएगा, जो खरीफ फसल होता है वो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा, अर्थात ए और बी। मतलब मेरे साथी इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 का जवाब दीजिए। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित? देखिए खेल से संबंधित प्रश्न आ गए। तो मेरे साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा टेनिस से। ऑप्शन 3 के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 32 को देखिए। 32 आपके सामने है। बताना है कि घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश है पर सूजन आ जाती है। मतलब घेंघा जो रोग होता है उसमें व्यक्ति के किस भाग पर सूजन आ जाता है? ऑप्शन देखिए, आंखें, जबड़े, पेट, गर्दन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये हमें तो पता है सबको कि घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और इसमें गला जो गर्दन होता है उसमें सूजन आ जाता है। ऑप्शन 4 यह इसका सही जवाब होगा। चलिए मेरे साथियों इसके बाद देखते हैं आज का 23वां प्रश्न। 33वां माफ कीजिएगा। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां स्थित है आपको इस प्रश्न में ये बताना है। ऑप्शन है 4, ऑप्शन 5 है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवण बेलगोला, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मेरे साथियों इसका सही जवाब होगा लिंगराज का मंदिर जो है स्थित है वो श्रवण बेलगोला में स्थित है। मेरे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर में। फिर से आपके सामने कूट की भाषा के प्रश्न आ चुके हैं। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक प्रश्न आपके सामने ऐसा भी दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को समझ के और समझ के बताने का प्रयास करते हैं। पहला है अभिकथन ए। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। आपको बताना है कि ये सही है गलत। उसके बाद कथन है आर। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। अगर ये ध्यान से आप अभी कथन और कारण पढ़ लिए तो आपको आगे के जो प्रश्न के भाग है इस पर जो प्रश्न है इसका जवाब देना है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे अभिकथन और कारण जो प्रश्न दे देते हैं बीपीएससी के द्वारा ये काफी मुश्किल होते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में कहा रहा है कि दोनों सही है, एक में कह रहा है कि सही व्याख्या, दूसरे में कह रहा है सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, एक गलत है परंतु आर सही है, और पांचवा मेरे साथियों है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसका सही जवाब देने का बात करें तो इसका सही जवाब होगा, चूंकि 1 और 2 मतलब अभिकथन और कारण दोनों यहां सही हैं और सही व्याख्या करता है, इसलिए सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन 1 जो होगा इसका सही जवाब होगा। तो मेरे साथियों जरूर बताते जाइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आने वाले समय में आपको किस अन्य प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपके एग्जामिनेशन में जैसे भी प्रश्न आएंगे हम उनके साथ आपके साथ रहने वाले हैं। 35, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वास्तव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए वास्तव नहीं होना चाहिए, यहां पर एक वर्ड होना चाहिए जिसका वर्ड है वाष्प में। क्या होना चाहिए? वाष्प में। तो ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस जब सीधे वाष्प में बदलता है या सीधे द्रव में बदलता है तो मेरे साथियों उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे साथियों प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा।
इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।